कॉर्नर। आज हम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भारतीय संविधान के बारे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान क्यों बना गया है, किन से लिया गया है, कैसे उनका गठन हुआ और वो कैसे लॉ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्थापना है 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद स्वामी ने किए थे। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो दूसरी मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी, जबकि वो उस समय टेम्पररी अध्यक्ष थे। 8वीं समितियां बनाई गई थी। इसमें जो है 8 समितियां बनाई गई थी। उसमें से एक ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसको ऐड और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान बना था तब मूल उद्देश्य थे द पीपुल ऑफ इंडिया सॉवरेन सेवरेज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फैथ एंड वर्शिप equality of status and of opportunity, fraternity, dignity of the individual and unity of nation। 26 नवंबर 1949 को उसके बाद 42वीं अमेंडमेंट हुई थी। उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया था। 42वीं अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलिए आइए हम बारी बारी से जानेंगे कि डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक क्या है, जस्टिक, लिबर्टी, इक्वालिटी और फॉर्डिनिटी क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सेफरेज के बारे में पढ़ेंगे। मतलब किसी देश की पॉलिसी में किसी दूसरे देश की इंटरफेरेंस नहीं होगा। कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आकर हमारे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चलिए मैं आपको इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं किसी स्टेट में हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो बिहार में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कानून है तो वहाँ पे जाके मैं अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह ये कंट्री पे है। जैसे हम इंडिया में हैं तो कोई बाहर की कंट्री आके हमारे इंडिया में अपने कानून या हमारे कानून के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो अपने कानून अपने कंट्री पे ही चला सकते और हमारे कानून हमारे कंट्री पे चलेंगे। इसको हम सॉवरेन बोलते हैं। सोशलिस्ट मतलब यही होता है कि सरकार हमारे द्वारा लिए गए पैसा हमें ही वापस करते हैं विभिन्न सुविधाओं के रूप में, और कई बार डायरेक्ट पैसे के रूप में भी। जैसा आज के समय में बहुत सारी सब्सिडियाँ दी जाती है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे आज के टाइम में देखिए, हम लोग अगर गैस लेते हैं, LPG लेते हैं, तो हमें सब्सिडी के रूप में कुछ पैसे अकाउंट में मिलते हैं। जैसे टोल टैक्स हो गया, टोल टैक्स में भी हम टैक्स भरते हैं, सरकार उन टैक्स को जमा करती है और फिर उन्हीं से रोड वगैरह बना के वो हमें प्रोवाइड करती हैं सुविधाएँ। तो इसको हम सोशलिस्ट बोलेंगे। सब्सिडी जो वापस करते हैं हमें एज अ अकाउंट में, वो एक तरह के हमारे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रॉफिट हुए। अब आइए हम पढ़ेंगे सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। भारत किसी एक धर्म या विशेष धर्म को अपनाए हुए नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान अवसर, समानता और समान अधिकार प्राप्त है। भारत का कोई भी नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है। यह कहलाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब कि हम अगर हिंदू हैं तो हम चाहें तो हम मुस्लिम बन सकते हैं, अगर कोई मुस्लिम है वो चाहे क्रिश्चियन बना तो वो बन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर वो क्रिश्चियन है तो वो दूसरे धर्म को अडॉप्ट नहीं कर सकता। डैट इज़ कॉल्ड सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। आइए अब हम पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र। शब्द का मतलब जनता के लिए, जनता के द्वारा। वैसी कंट्री जहाँ पे लोगों के द्वारा ही सरकार चुनी जाती हो
लोगों को जो चाहिए सरकार वो प्रोवाइड कराए, वैसे कानून बने, ना कि ऐसे जो सरकार चाहते हो भले ही उनसे लोगों को फ़ायदा हो या ना हो। तो इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा हमारे देश डेमोक्रेटिक है। आइए अब पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। तो हमारे संविधान में 3 पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना, और लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव जो उस नियमों, लेजिस्लेटिव के द्वारा मतलब पार्लियामेंट और संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, उन नियमों को पालन करना और करवाना, ये किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। अब आइए पढ़ते जुडिशरी। जुडिशरी क्या हो गया, ये न्याय व्यवस्था है को देखती है, मतलब लेजिस्लेटिव द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं क्या वह सही है या गलत है, उसको पास करना चाहिए या नहीं, ये जुडिशरी के पास पावर है। ना कि लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाए हैं उसे ही संवैधानिक नहीं माना जाता है, ठीक है। और जुडिशरी को हम संविधान का गार्जियन भी कहते हैं। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रोल और नियम कानून, ये वह एक तरह से छोटे छोटे संविधान हेतु थे जो संविधान को समझने के लिए छोटे छोटे नियमों को पढ़ना चालू किया, और यही कहलाती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1600 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों का भारत आगमन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन, भारत में व्यापार करने के विशेष फरमान ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ के साथ आना था। चार्टर एक तरह का अधिकार, भारत में व्यापार के बहुत सारा पैसा कमाया। भारत में व्यापार कर ब्रिटिश सरकार जो है भारत में व्यापार कर बहुत सारा पैसा कमाया। तो चलिए अब आप लोग ये बताइए, भारत में सबसे पहले कौन आए थे, मतलब फॉरेन कंट्री के कौन आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, डच आए थे या कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाना, कंपनी का कर्ज में जाना, मुनाफा कमा रही परंतु कंपनी कर्ज में चली गई थी। ब्रिटिश कंपनी ने कंपनी को बांधने के लिए मतलब उसको बचाने के लिए नियम बनाने चालू किए। यहीं से भारत की एक तरफ से संवैधानिक नींव रखी गई थी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश का जो संवैधानिक नींव है वो ब्रिटिश लोग ने ही रखा था, क्योंकि उस समय जब वो कंपनी बनाए थे तो उनके जो लोग थे वो लोग यहाँ से काला बाजारी कर रहे थे, लोगों से घूस ले रहे थे वो, तो इन सब कारणों से कंपनी को नुकसान भी हो रहा था, क्योंकि वो बायोडाटा में नहीं लिख रहे थे। इसलिए ब्रिटिशर्स ने फिर ब्रिटिश कंपनी ने कानून बनाना चालू किया। कंपनियों के कार्य को संभालने तथा उन्हें रेगुलेट करने के उद्देश्य से ब्रिटिश शासक ने कुछ नियमों का पालन करवाना शुरू किया। सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आया चार्टर्ड एक्ट 1793, फिर आया ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1813। चूँकि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया ये हर 20 वर्ष के बाद चेंज होता था। देखो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, फिर 20 ऐड कर लो, चार्टर एक्ट आया 1793, फिर 20 ऐड कर लो, ईस्ट इंडिया आया कंपनी एक्ट 1813 में, फिर 1833 में। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था 1773, फिर कब आया 20 वर्ष ऐड कर दो 1793 में। तो पहला चार्टर एक्ट को ही पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 वही पहला चार्टर एक्ट कहलाते हैं, और ये हर 20 वर्ष में रिव्यू होते हैं, मतलब
चेंज होते हैं या उनमें जो भी सुधार करना होता है तो हर 20 वर्ष में करके लाते हैं। सबसे पहले देखो 1773 में आया, फिर 1793, फिर 1813, 1833, उसके बाद 1853 जो चार्टर एक्ट आया उसे ऐसा माना गया कि ये अंतिम चार्टर एक्ट। तो अगर आपसे पूछ दिया गया अंतिम चार्टर एक्ट कब आया तो 1873 में, और सबसे पहला कब आया तो 1773 में। ठीक है, इसके बाद किसी भी तरह के संशोधन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा उस समय माना जा रहा था। तो 1873 का चार्टर एक्ट अपने में पूर्ण है, इसके बाद किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं थी। जब कंपनी नुकसान में चली गई तो कंपनी अपनी सरकार के पास मदद मांगने गई, तो सरकार ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जिसको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला, और पावर दी कि जो कंपनी अपनी राजस्व की, अपनी व्यापार की, अपने मुनाफा हानि के खर्च की सारी जानकारी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे। गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य होते थे। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव दोनों पावर रखते थे। सबसे कम पावर किसके पास था तो लेजिस्लेटिव के पास था, और ज़्यादा पावर किसके पास था, एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का क्या काम है, मैंने बताया आपको, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का क्या है, उसको पावर में लाना। और इसी एक्ट के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले कहाँ पे, तो कलकत्ता में की गई थी 1974 में, और ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये भी पूछ सकता है, तो सर अली जहाँ थे, सर अली जहाँ थे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। सेटलमेंट एक्ट 1781 ईस्वी में। उद्देश्य रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करना। सेटलमेंट एक्ट 1781 क्यों आया, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए आया। गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा की विधि बनाने की मंजूरी दी गई। मतलब जो गवर्नर जनरल थे उनको बिहार और उड़ीसा की विधि बनाई गई, मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप, उनको एक पावर दिया गया कि वो बिहार और उड़ीसा को अपने अंडर ले सके। वहाँ पे जो भी हो बिजनेस, व्यापार, सबके डिसीजन वो गवर्नर जनरल है। कंपनी मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दखल को ख़त्म किया गया। पहले ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट जो था, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, वो कंपनी अगर कुछ गलत कर रही हो तो वो उसको फटकार लगाती थी। पर सेटलमेंट एक्ट के में आने के बाद ऐसा हुआ कि कंपनी ने ऐसा किया कि कंपनी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को, दखल को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी। दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यापारी मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या आया 1784 में, दोहरे प्रशासन की नींव डाली गई। किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। पहला व्यापारी मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर चार्टर अधिनियम 1793 आया। इस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों का वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। मतलब पहले जो कर्मचारी थे उनके इंडिया में, उनका वेतन वो ब्रिटिश कंपनी ही देती थी। पर चार्टर अधिनियम 1793 के आने के बाद ऐसा कर दिया कि भारतीय राजस्व, मतलब हमारे जो टैक्स इंक्लूजन होंगे उनके द्वारा ही उन्हें वेतन दिया जाएगा। तो एक तरह से ये हमारे लिए घाटे का सौदा था। फिर आया चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब पहले ऐसा था कि कंपनी के अधिकार
ब्रिटिश कंपनी कब तक यहाँ अधिकार जमाए, कब तक करेगी, ऐसा कुछ नहीं था। बट चार्टर अधिनियम 1813 आने के बाद 20 वर्ष के बढ़ा गया, मतलब अब भी ये तो 20 साल तक यही राज करेंगे, और कोई अंग्रेज़र या ब्रिटिशर्स आके राज नहीं कर सकता। ऐसा जैसे रशिया वाले या रूस वाले ये सब आके राज नहीं कर सकते। ब्रिटिश कर रहा है तो ब्रिटिश ही 20 साल तक करे। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार मोनोपोली को छीन लिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया। पहले ऐसा था कि ब्रिटिश अगर भारत में आके व्यापार कर रहा है तो बाकी और कंपनियां आके नहीं कर सकती, पर अब ऐसा नहीं था। कुछ विशेष सीमाओं पर सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार करना अनुमानित किया गया। चलिए आइए पढ़ते हैं चार्टर अधिनियम 1833 ईस्वी। बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। लॉर्ड मैकले के अध्यक्ष में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा को विधि के विरुद्ध घोषित किया गया, समाप्त किया गया। धारा 87 जोड़ी गई थी। आप लोग मुझे बताएंगे धारा 87 क्या है कमेंट में। इस समय इसके कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति की धर्म, जात, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने को बढ़ा दिया गया। इससे पहले क्या होता था कि भारतीय नागरिकों को उच्च पद नहीं दिए जाते थे। चार्टर अधिनियम 1893 जो कि लास्ट अधिनियम है, अंतिम चार्टर अधिनियम इसको बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसके बाद और संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं करने की व्यवस्था की गई। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। जब कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, इसके लिए गवर्नर की साइन चाहिए होती थी, जो ब्रिटिश होते थे, और यह लगभग नामुमकिन था। 1854 में लॉर्ड मैकले समिति की नियुक्ति की गई। क्यों? ताकि भारतीय भी इसमें भाग ले सकें। 1864 में पहली बार प्रथम भारतीय ने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। उनका नाम था सत्येंद्रनाथ टैगोर। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 6 नए परिषद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। भारत में मंत्री परिषद का सर्जन हुआ। मंत्री परिषद में 15 सदस्य थे, जिसमें से 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी निर्देशक मंडल द्वारा होते थे। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। जनरल गवर्नर का नाम बदलवाकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। ये क्वेश्चन पूछता है। लॉर्ड कैनिंग जो है वो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बने। गुड गवर्नमेंट इस एक्ट के बाद मुगल सम्राट को हटा दिया। 1857 की क्रांति में प्रतिनिधि मुख्य रूप से ओवरऑल लीडर दिल्ली के लिए बहादुर शाह जफर द्वितीय को बनाया गया। इसको ख़त्म किया गया। इसके बाद मुग़ल शासन को समाप्त कर दिया गया था। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, ना रहे ना लीडर बनेंगे। भारत में संपूर्ण नियंत्रण राज्य सचिव के पास था और राज्य सचिव ब्रिटिश सरकार था।
भारत परिषद अधिनियम 1861। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु इसकी अवधि मात्र 6 महीने की होती। गवर्नर जनरल जो थे वो अध्यादेश किसी भी चीज़ का जारी कर सकते थे, ये पावर था उनकी, लेकिन वो 6 मंथ तक की वैलिड होते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। वो कौन कौन से थे? ईश्वर नारायण सिंह बहादुर, ये बनारस के राजा थे। महेंद्र सिंह, पटियाला के महाराजा। और सर दिनकर। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के विधान परिषदों के जो सीधे तौर पर शासक करते विधि प्रक्रिया बनाने की अनुमति उन्हें प्राप्त हो गई थी। अधिनियम 1873। 1 जून 1873 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया और 100 वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था और भारत पर पूर्णतः ब्रिटिश शासन चलने लगा था। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। आज का PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे डाला हुआ है। थैंक यू सो मच।